गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग नेट के सिलेबस पे डिस्कस करेंगे। नेट का सिलेबस क्या है, हम लोग को क्या क्या पढ़ना है और कौन से यूनिट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि ये यूजीसी के द्वारा दिया गया है राजनीति विज्ञान का ये सिलेबस है। राजनीति विज्ञान का जो ये सिलेबस है, इसमें हम देखेंगे कि राजनीति सिद्धांत जो कि यूनिट 1 है, इस यूनिट 1 में क्या क्या चीज़ की चर्चा की गई है। तो इसकी अवधारणा जो कॉन्सेप्ट होते हैं, कॉन्सेप्ट में दिया गया है आपको स्वतंत्रता के बारे में, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, लोकतंत्र, शक्ति और नागरिकता, जो कि हम लोग ग्रेजुएशन में भी, ग्रेजुएशन 11th में भी ये सब चीज़ पढ़े हुए हैं। ठीक, उसके बाद राजनीतिक परंपराएं, उदारवाद, अनुदारवाद जिसे रूढ़िवाद भी कहा जाता है, समाजवाद, मार्क्सवाद और नारीवाद और परिस्थितिवाद और बहुसंस्कृतिवाद, मल्टीकल्चरलिज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म, उत्तर आधुनिकतावाद। ठीक, राजनीति सिद्धांत का ये हो गया। टोटल कितने होंगे टॉपिक इसके? 1 2 3 4 5 6 7 इसमें हो गए। और 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब टोटल इसमें समझ लीजिए तो लगभग 15 टॉपिक आपका है और हर एक टॉपिक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप देखते हैं जो हमारे राजनीतिक विचारक हैं, वेस्टर्न के जो राजनीतिक विचारक हैं उसकी चर्चा की गई है। तो वेस्टर्न के राजनीतिक विचारक कौन कौन है? तो उसमें हम ये कन्फ्यूशियस जो है सो वेस्टर्न के नहीं हैं, लेकिन तभी भी इन्हें दिया गया है। प्लेटो हो गए, एरिस्टोटल हो गए, मैकियावेली हो गए। एरिस्टोटल फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इसके गुरु कौन थे? प्लेटो थे। प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात थे। और इसके चेला कौन थे? कौन थे इसके चेला? इसका जवाब आप लोग कमेंट पे दीजिएगा। इनका जो शिष्य था वो कौन थे? बहुत ही विद्वान थे, बहुत ही बड़े विद्वान वो भी थे। तो अरस्तु, प्लेटो और सुकरात, मतलब सुकरात जो थे प्लेटो के गुरु थे, प्लेटो जो थे अरस्तु के गुरु थे, और अरस्तु के शिष्य का क्या नाम था, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। उसके बाद मैकियावेली, हॉब्स, लॉक और रूसो, ये तीनों का कुछ जो है सामाजिक समझौता है उसका इनका रिलेशन है अपना, वो देखना होता है। हीगेल, मेरी वोस्टनक्राफ्ट, जॉन स्टुअर्ट मिल और कार्ल मार्क्स, ग्रामसी, हन्ना अरेंट, फ्रांच फैनन, माओ, ये भी चाइना के थे, और कन्फ्यूशियस भी चाइना थे, ये दोनों चाइना के हैं, और जॉन रॉल्स। इसमें से लगभग वेस्टर्न के हैं और कुछ जो है सो आपको अमेरिकन थिंकर है और कुछ फ्रांसिस थिंकर है, ये सभी थिंकर। तो पहले अब सिलेबस हमने ये देखा कि यूनिट 1 में क्या था, यूनिट 2 में क्या था। अब हम अगले यूनिट की ओर चलते हैं, क्योंकि सबसे पहले होता है कि सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप क्वेश्चन देखेंगे यूजीसी का, उस क्वेश्चन में अगर मान के चलिए मैकियावेली से रिलेटेड क्वेश्चन आया, तो अब आप वहाँ पे ये टिक आउट कर सकते हैं कि मैकियावेली किस यूनिट से है। तो अब जब ही आएगा तो आप ऐसे छटनी करके लिख सकते हैं यूनिट 2, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा यूनिट 2 से कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है यूनिट 3। यूनिट 3 में क्या है? तो धर्मशास्त्र है। उसके बाद कौटिल्य, क्योंकि इस बार एक क्वेश्चन आया था जो कौटिल्य ने कितने प्रकार की दास की बात की, बीपीएससी में पूछा गया था कौटिल्य ने कितने प्रकार की दास की बात की है। तो बीपीएससी ने आंसर दिया था कि कौटिल्य ने 9 प्रकार की दास की बात की है। कितने प्रकार की दास की बात की है? 9 प्रकार के। बीपीएससी का आंसर है ये, हम लोगों को भी देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद है अग्नासूत, बर्नी हो गए, जियाउद्दीन बर्नी, कबीर हो गए। कबीर ने अभी तक कबीर खुद जो है वो एक भी पुस्तक नहीं लिखे थे। ये बोलते जैसे कि अब मैं कुछ बोल रहा हूँ, अपनी वाणी को बोल रहा हूँ और आप लिखते जा रहे हैं, तो ये अपना विचार प्रकट करते थे, इनके जो शिष्य थे वो लिखते रहते थे। पंडिता रामाबाई, अब इसमें से देखिए इतने मतलब बहुत सारे थिंकर हैं, लगभग कितने हैं काउंट कर लीजिए, 1 2 3, ये थिंकर नहीं है,
2 ले लीजिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 में से 17 ठो पुरुष हैं, महिला कौन है एक, और एक महिला है, वो कौन है, पंडिता रमाबाई। अब इसमें 18 में एक अपना नाम डाली है, कितना मेहनत की होंगी वो, तो उतना हम लोगों को भी करना है, नहीं उतना तो थोड़ा कम जो है सो कर लेंगे ही। ठीक, अब 1 मिनट, तिलक को पढ़ना होगा हम लोगों को, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, अरविंदो, पेरियार, रामास्वामी, इनसे लगभग क्वेश्चन हर बार पूछता ही है, पेरियार से भी, मोहम्मद इकबाल, एम.एन. रॉय ऐसे टॉपिक, इनसे हर बार क्वेश्चन करेगा ही, लगभग हर बार, गांधी से भी हर बार, अंबेडकर, इनसे भी हर बार क्वेश्चन किया जाता है। वी.डी. सावरकर, इनका एक बहुत ही फेमस बुक है सावरकर का, 1957 की जो क्रांति हुई थी ना, इस पर उन्होंने एक बुक लिखा हुआ है, वी.डी. सावरकर। उसके बाद नेहरू जी को पढ़ेंगे, ये तो बहुत ही खास ही व्यक्ति थे, क्योंकि इनका जब प्रधानमंत्री थे, उस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में क्या हुआ था कि कोई सत्ता पक्षी जो हो और विपक्ष, ये सबको ले करके चलते थे, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छी बात है, सबको लेकर चलने के लिए चलने वाले थे। उसके बाद राम मनोहर लोहिया, जेपी जयप्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति करवाए थे, हुआ था। उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय, ये 18 इसमें से टॉपिक, 18 टॉपिक हो गए, 18 19 मतलब 20 मान लीजिए, क्योंकि हमने इसे और इसे छोड़ा था, 20 टोटल 20 टॉपिक इसमें दिए गए। अब आपसे अगर कोई भी ये कहे कि भाई ये बताइए, क्योंकि सबसे पहले हम लोग ज़रूरी होती है कि सिलेबस हमें जानकारी होनी चाहिए। सिलेबस अगर आपको याद रहेगा तभी आप एग्ज़ाम को सही से समझ पाएंगे और टॉपिक को सही तरीके से पढ़ पाएंगे। ठीक, अगला देखिए, अगला आपका टॉपिक है संस्थागत उपागमन, अप्रोचेज हैं इसमें क्या है, राजनीतिक संस्कृति, कल्चर क्या है, राजनीतिक अर्थव्यवस्था तथा नव संस्थावाद और तुलनात्मक विधियाँ। उसके बाद उपनिवेशवाद तथा उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद के रूप के बारे में चर्चा किया गया है। उसके औपनिवेशिकता विरोधी संघर्ष तथा औपनिवेशीकरण की चर्चा की गई है। राष्ट्रवाद इसमें हम पढ़ेंगे, यूरोपीय तथा गैर यूरोपीय। राज्य के सिद्धांत में, आप सिद्धांत में क्या है, पूंजीवादी, समाजवादी, समाज में राज्य की प्राकृतिक, पर वाद विवाद, जो भी वाद विवाद होते हैं, कल्याणकारी राज्य, वैश्वीकरण तथा राष्ट्र राज्य। इस तरह के राज्य का सिद्धांत दिया हुआ है, कितने तरह की राज्य हैं उसके बारे में हमें देखना होगा। उसके बाद क्या है, राजनीतिक शासन प्रणालियाँ। राजनीतिक शासन प्रणालियाँ में लोकतांत्रिक तथा गैर लोकतांत्रिक शासन प्रणालियाँ। लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक, मतलब हमारे यहाँ जैसे लोकतंत्र है, बहुत जगह ऐसे हैं कि लोकतंत्र नहीं है वहाँ। ठीक, उसके बाद कहीं कहीं जैसे जहाँ पे देखिए, लोकतंत्र का क्या है, निर्वाचकीय, उदार, बहुमत आधारित, सहभागी, मतलब जहाँ पे जनता के द्वारा चुने जाते हैं, उस तरह जनता के द्वारा चुने जाते हैं, वहाँ पे लोकतंत्रीय होता है। और जहाँ पे गैर लोकतंत्रीय है, वहाँ पे क्या हुआ है, पैतृकवाद, यानी कि किसी का बाप मुखिया तो बेटा मुखिया, उसका पोता मुखिया, मतलब वो खानदानी जो पद है वो चलते रहता है। उसके बाद कभी कभी कहीं कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा सैन्य तानाशाही, सैनिक शासन जहाँ पे होते हैं। उसके बाद संविधान, आगे इसको करते हैं। उसके बाद देखेंगे संविधान तथा संविधानवाद, है ना, एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, संविधान तथा संविधानवाद। संविधान के रूप, हर देश के संविधान को आपको देखना होगा, जैसे कि
अधिकतर चाइना, ब्रिटेन, उसके बाद अमेरिका हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गए, मतलब जापान हो गए, इन सब देशों के संविधान को आपको अच्छे से देखना होगा। उसमें उसकी क्या व्यवस्थाएं रही है, हमारी क्या व्यवस्थाएं रही हैं, ये सब। लोकतांत्रिकरण, लोकतांत्रिक संक्रमण तथा समेकन, विकास की बात की गई है इसमें। अल्प विकास, निर्भरता, आधुनिकीकरण, विश्व व्यवस्था सिद्धांत और विकास तथा लोकतंत्र। शक्ति की संरचनाएं, जो शक्ति है उसकी संरचनाएं किस प्रकार है? शासक वर्ग, शक्ति संपन्न अभिजन वर्ग और लोकतांत्रिक अभिजनवाद। कर्ता और प्रक्रियाएं, जो निर्वाचन पद्धति को लेकर, राजनीतिक दल तथा दलीय प्रणाली, हित समूह, सामाजिक आंदोलन, जो भी सामाजिक आंदोलन हुए हैं, नव सामाजिक आंदोलन, ये जो है सामाजिक आंदोलन जो है ये आपका पीजी में भी आपने पढ़ा होगा। जितने भी इसमें सिलेबस दिए हुए हैं वो लगभग पीजी को थोड़ा, पीजी के जो सिलेबस है उसमें थोड़ा और बढ़ाया गया है। गैर सरकारी संगठन, एनजीओ सब जो होते हैं, तथा नागरिक समाज। अब ये देखिए, ये है यूनिट 5। यूनिट 5 में क्या सब दिया गया है? यूनिट 5 में अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो है आदर्शवाद, ये संबंध का उपागम है, अप्रोच है। तो आदर्शवाद, यथार्थवाद, संरचनात्मक मार्क्सवाद और नव उदारवाद, नव यथार्थवाद, सामाजिक संरचनावाद, आलोचनात्मक अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत और नारीवाद यहाँ पे भी है, और उत्तर आधुनिकतावाद। देखिए यहाँ पे भी नारीवाद, यूनिट 1 में भी नारीवाद था, उत्तर आधुनिकता जो है यहाँ पे भी है, और इसे आप देख सकते हैं यूनिट 1 में भी, दोनों जगह दिया हुआ है। और ये थोड़ा इंटरनेशनल लेवल पे होगा, और वो हो जाएगा जो वो क्या है, जैसे कि उत्तर आधुनिकतावाद क्या है, उसकी कौन कौन से जो थिंकर थे उन्होंने क्या क्या अपने विचार दिए हैं, उनके बुक कौन कौन से हैं। और सबसे ज़्यादा है 2 चीज़ों पे ध्यान देना है, 2-3 चीज़ों पे। जैसे पहला हुआ बुक, जो भी थिंकर लिखे हैं, उस बुक में अगर उन्होंने कुछ कहा है, कुछ महत्वपूर्ण बुक में जैसे कुछ कहे हैं, ठीक, वो नोट डाउन कीजिए। दूसरा कि किस थिंकर ने कौन सा सिद्धांत दिया है, सिद्धांत को लेकर भी हमें ध्यान देना है। और सिद्धांत हो गए, और किस थिंकर ने क्या है कि कुछ ऐसे होते हैं जो कॉन्सेप्ट की भी बात की जाती है, किस थिंकर ने किस कॉन्सेप्ट की बात की है। अगर हम जैसे स्वतंत्रता की बात करेंगे तो स्वतंत्रता में ये होता है कि सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मक स्वतंत्रता के कौन कौन से थिंकर ने सपोर्ट किया है, नकारात्मक स्वतंत्रता को किस किस थिंकर ने सपोर्ट किया है, ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है। जैसे 4 ऑप्शन दे देंगे, इसमें से पूछ देंगे कि इसमें से नकारात्मक कौन नहीं है, 3 उसमें से सकारात्मक होंगे, ये होते हैं। अब इसमें अवधारणा क्या क्या है, तो राज्य होते हैं, राज्य प्रणाली तथा गैर राजकीय कर्ता, शक्ति की चर्चा यहाँ पे भी है, शक्ति, संप्रभुता, सुरक्षा और परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत क्या होते हैं? जो चलते आ रहे हैं परंपरा के द्वारा, परंपरागत। गैर परंपरागत जो बदलाव होते रहते हैं, जो पारंपरिक रूप से जो चीज़ें नहीं हो, गैर परंपरागत। सॉरी, संघर्ष तथा शांति, युद्ध की बदलती हुई प्रकृति, सामूहिक। तो ये जब संघर्ष तथा शांति, अभी जैसे संघर्ष हो रहा है रसिया और यूक्रेन के बीच, युद्ध हो रहे हैं, उन लोगों को भी, मतलब ये सब थोड़ा कुछ कुछ चीज़ें करंट को लेकर डाला गया। अब संयुक्त राष्ट्र, जिसे हम यूएनओ कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र, इनका लक्ष्य, उद्देश्य, संयुक्त राष्ट्र की संरचनाएं तथा इसकी कार्य प्रणाली क्या है का मूल्यांकन, शांति और विकास से संबंधित दृष्टिकोण, मानवीय हस्तक्षेप, अंतर्राष्ट्रीय विधि यानी कानून, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, ये सब इसमें दिए। क्योंकि एक बार क्वेश्चन किया गया था कि यूएनओ को लेकर ही इसमें से शांति को लेकर कुछ अनुच्छेद दिए गए, कुछ उसका अपना एक संविधान है यूएनओ का, उसमें कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, तो उसमें लिखा गया था कि शांति को लेकर किस अनुच्छेद में बात की गई है यूएनओ में। तो ये सब चीज़ों को हम डेप्थ से देखेंगे।
अंतर्राष्ट्रीय संबंध की राजनीतिक अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध की जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था उसकी बात की गई है। वैश्वीकरण, वैश्विक अभिशासन तथा ब्रिटेन वुड्स प्रणाली, ये ब्रिटेन वुड्स प्रणाली देखेंगे क्या है नहीं है। उत्तर दक्षिण संवाद, उत्तर के देश और दक्षिण के देशों में उत्तर दक्षिण संवाद जो होते हैं उसके लेकर। विश्व व्यापार संगठन WTO के बारे में सुने होंगे, कोई भी चीज़ जो होता है तो ये सब WTO सब के बारे में आप बहुत ही जगह आप लोगों को पेपर में भी देखने के लिए मिलता होगा। आप पेपर रेगुलर पढ़ा कीजिए, ऑनलाइन ही जैसे भी हो। G20 सम्मेलन हुआ था ना कुछ दिन पहले ही, बहुत चर्चित में था। भारत इस बार भारत क्या है ना। उसके बाद ब्रिक्स का ब्रिटेन, रसिया, इंडिया, ब्रिक्स का ये है। साउथ अफ्रीका होगा। इसका जो हर बार जो सम्मेलन होता है वो हर बार हर देश जो भी 5 देश है ना, हर बार सभी देशों को उसको दिया जाता है जितने भी थे। जैसे अभी G20 का सम्मेलन कौन किया था? भारत किया था। अब अगले साल तो ये नहीं कि भारत ही करेंगे, चाहे कितना भी अच्छा हो प्रेजेंटेशन किया हो, लेकिन अगले साल दूसरे देश को दिया जाएगा। अब वही देखना है कि अगले साल किस देश को दिया जाएगा, उससे अगले साल, क्योंकि 2 साल का पहले ही देख लिया जाता है कि क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है इस सब से रिलेटेड। उसके बाद है क्षेत्रीय संगठन। क्षेत्रीय संगठन यूरोपीय संघ, अफ्रीकी संघ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई है। उसके बाद आसियान। समसामयिक चुनौतियाँ, कुछ समसामयिक चुनौतियाँ जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, इंटरनेशनल लेवल पे आतंकवाद को लेकर बहुत ही ज़्यादा जो समस्याएं हो रही हैं वहाँ, उसको लेकर भी बात इसमें की जाती है। जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरणीय चिंताएं, मानवाधिकार प्रशासन तथा शरणार्थी, गरीबी तथा विकास, धर्म, संस्कृति तथा पहचान, राजनीति की भूमिका। इससे मानवाधिकार का जो उल्लंघन इंटरनेशनली हो रहा है, ये सब की समस्या को देखते हुए, क्योंकि अगर आप गलत कोई भी देश कर रहा है, जैसे कि व्यक्तियों का मर्डर हो रहा है बहुत ज़्यादा या कुछ भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो मानवाधिकार का उल्लंघन है। तो उस चीज़ को भी UNO देखती रहती है। तो इस सब चीज़ों को हमको पढ़ना है। अब देखते हैं भारत की यूनिट 6 क्या है। भारत की विदेश नीति। भारत की विदेश नीति पर दृष्टिकोण। उत्तर औपनिवेशिक, विकासात्मक, उदयमान शक्ति तथा उभरती हुई राजनीतिक अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की पहचान। इसकी पहचान की बात की है जो भाई जैसे जैसे उभरती हुई राजनीतिक अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की पहचान। उत्तर औपनिवेशिक, विकासात्मक रहा, मतलब किस किस तरह से भारत की जो विदेश नीति रही है, मतलब किस तरह से काम, पहले क्या थी अब क्या है, मतलब जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं उनकी, जैसे कि अभी उनका एक बुक है, अभी हमारे विदेश मंत्री कौन है, जयशंकर, उनकी एक बुक है भारत की रणनीति को लेकर। अब भारत की विदेश नीति में निरंतरता और बदलाव, और उस पर सिद्धांत, निर्धारित तत्व, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और भारत की परमाणु नीति। भारत की परमाणु नीति, सबसे पहले परमाणु का परीक्षण कब हुआ था? नहीं, 1975 में किए थे, इंदिरा गांधी ने किया था ना, डेट देख लीजिएगा, 1975 में किया था। प्रमुख शक्तियों के साथ भारत के संबंध, अब संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ कैसा संबंध है, सोवियत यूनियन रूस के साथ कैसा है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ इसका कैसा संबंध है, क्योंकि सब ये अपने आप में सब एक बहुत बड़े पावरफुल लोग सब हैं। अब इसके बाद बहुध्रुवीय दुनिया के साथ भारत का संबंध, मतलब अलग अलग
ध्रुवीय जो है मतलब पावरफुल अलग अलग लोग जो हैं, अब उनके साथ कैसा संबंध है। तो इसमें कौन कौन सब आते हैं? यूरोपीय संघ, ब्रिक्स, ये संगठन सब है इसलिए, आसियान, ये सब संगठन हो गए, देशों से मिलकर संगठन बनाया गया है। आसियान, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, अफ्रीकी संघ, दक्षिण अफ्रीकी का विकास समुदाय और गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, ये मुस्लिम कंट्रियों का एक ग्रुप है। अब पड़ोसी देशों के साथ भारत का क्या संबंध रहा है? तो उसमें सार्क, कोई सार्क है जो कि पड़ोसी देशों, भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं इसके संगठन है, कुछ देशों को छोड़ के। गुजरात सिद्धांत, लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, लुक वेस्ट पॉलिसी, पश्चिम की ओर देखो। ये क्वेश्चन हर बार पूछता है, लुक ईस्ट पॉलिसी किसका है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी किसका है, ये चीज़ हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय शासन व्यवस्था में भारत की प्रक्रामण कार्यनीति, अब किस तरह की कार्यनीति है? संयुक्त राष्ट्र विश्व व्यापार संगठन में भारत की, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसमें, और जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, इस पर किस तरह की व्यवस्था आती है। समसामयिक चुनौतियाँ, कुछ समसामयिक चुनौतियाँ हैं, तो उसमें है समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा को लेकर सुरक्षा, पर्यावरणीय सुरक्षा, प्रवासन तथा शरणार्थी, जो प्रवासन दूसरे जगह से आ गए हैं, शरणार्थी को लेकर जो समस्याएं हैं, जल संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और साइबर सुरक्षा। ठीक, 6 कंप्लीट। अब हम देखेंगे भारत में राजनीतिक संस्था। भारत में राजनीतिक संस्था, तो भारतीय संविधान का निर्माण, इसके बारे में देखेंगे, ये मेन पॉइंट है। अब निर्माण किस तरह से हुआ, उसमें राष्ट्रीय आंदोलन का क्या योगदान रहा, ये सब सारे चीज़ें इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। संविधान सभा, संविधान सभा का गठन कब हुआ, उसके संवैधानिक बहस जो हुए थे, आप एक दिन लिखे हुए थे, कितने बार उसकी बैठक हुई थी, क्या थी। उसके बाद संविधान का दर्शन, जिसमें उद्देश्य का आती है, जिसे प्रस्तावना कहते हैं, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत। मौलिक अधिकार जो है सो कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक आती है, 12 से 35। भारत में संविधानवाद, लोकतंत्र, सामाजिक परिवर्तन, राष्ट्रीय एकता, नियंत्रण और संतुलन, मौलिक संरचनाओं पर बहस और संविधान में संशोधन। कितने बार संशोधन हुआ है, इसकी चर्चा इसमें की गई। अब केंद्रीय कार्यपालिका, केंद्रीय जो कार्यपालिका होते हैं उसमें कौन कौन होते हैं, ये राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री को देखना है और मंत्रिपरिषद, इन तीनों को इसमें देखना है। संसद, अब संसद में ये देखना है संसद में की संरचना कैसे होती है, भूमिका क्या है उसके, संसदीय समिति कितना है, कितनी समितियां बनी गई है। अब न्यायपालिका में आप देखिए, इसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसकी न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियतावाद और न्यायिक सुधार की चर्चा की गई। उसके बाद राज्यों में कार्यपालिका, राज्यों में कार्यपालिका तथा विधानमंडल, इसमें हमको पढ़ना है, राज्यपाल के बारे में पढ़ना है, मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ना है और राज्य विधान मंडल के बारे में कुछ पढ़ना है। भारत में संघवाद, भारत में संघवाद ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको अच्छे से चर्चा करेंगे, इसमें बहुत सारी चीज़ दी गई है। उसके बाद निर्वाचन प्रक्रिया तथा भारत का निर्वाचन आयोग, निर्वाचन प्रक्रिया क्या है भारत में और भारत का निर्वाचन आयोग, उसके बारे में चर्चा करेंगे। निर्वाचन प्रक्रिया का संचालन, नियम, चुनाव सुधार, ये सब। उसके बाद स्थानीय शासन संस्थाएं, जिसमें कार्य पद्धति तथा सुधार, स्थानीय शासन हो जाए, पंचायत सब हो जाते हैं उसके। हाँ, अब देखिए ये एक अच्छा पॉइंट, ये पॉइंट देखिए, अच्छा तो सब कुछ है। संवैधानिक तथा सांविधिक निकाय, मतलब संवैधानिक कौन होता है और सांविधिक कौन होता है। जिसे संविधान में जगह दिया गया है वो संवैधानिक है, और जिसे संसद द्वारा बनाया जाता है, ठीक है,
तो उसे संवैधानिक नहीं कहा जाएगा, उसे सांविधिक कहा जाता है, क्योंकि उसे संविधान में पहले से जगह नहीं था, बाद में जाके उसे एक संशोधन पे जाके एक उन्हें ऐड डाउन किया जाता है, इसलिए। तो ये चीज़ पे हम चर्चा करेंगे, कौन सी चीज़ संवैधानिक है और सांविधिक है। इसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, इसकी चर्चा इसमें हो गई। ये टोटल 7 यूनिट का 7 यूनिट हमने देख लिया कि 7 यूनिट में क्या क्या चीज़ अभी तक दिया है। अब बचे हैं ये कितने यूनिट और बचे हैं? 3 यूनिट। अब इस 3 यूनिट को देखिए, पहला क्या है इसमें? भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं, जो भारत में जो है राजनीतिक प्रक्रियाएं, जिसमें राज्य की अर्थव्यवस्था तथा विकास, जो भारत की राज्य की प्रकृति कैसी है, विकास योजना का उसका मॉडल कैसा है, उसकी नव आर्थिक नीति कैसी है, और वृत्त तथा मानव विकास, मानव के विकास में वो किस तरह से काम कर रही है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया, पहचान की राजनीति, जिसमें धर्म, जनजाति, जाति, क्षेत्र, भाषा सब कुछ। सामाजिक आंदोलन यूनिट 4 में भी आपने पढ़ा था। उसके बाद नागरिक समाज के समूह, भारतीय राजनीति का क्षेत्रीयकरण, ठीक, भारत में जेंडर और राजनीति, जिसमें समानता तथा प्रतिनिधित्व से जुड़े मुद्दे। उसके बाद देखिए, भारत में जेंडर और राजनीति हमने देख लिया था। उसके बाद राजनीतिक दलों की विचारधारा तथा सामाजिक आधार और राष्ट्रीय दल, राज्य स्तरीय दल, इसकी बात की गई है। उसके बाद चुनाव राजनीति, सहभागिता, चुनाव प्रतिद्वंदिता और प्रतिनिधित्व, उभरती हुई प्रवृत्तियाँ। जो चुनाव राजनीति की जो उभरती हुई राजनीति जो है, वो देखें पहले किस तरह से हो रही थी, अब किस तरह से हो रही है, किस तरह के राजनीति चलते रहते हैं। गांव घर में हो रहा है ना, मुखिया सब के चुनाव में क्या सब हो रहा है, अभी पहले क्या होता था, अब बहुत तरह की बातें होती है। पहले था बैलेट पेपर था ना, उस पर मुहर मारते थे। अब क्या है, ईवीएम मशीन हो गया है। कहीं ना कहीं बदलाव हो रहा है ना चुनाव प्रणाली। उसके बाद अब हम देखेंगे हमारे है लोक प्रशासन, जो कि है यूनिट 9। ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये ठीक है, ठीक ठाक टॉपिक है ये। लोक प्रशासन के सिद्धांत तथा उसकी अवधारणाएं, जैसे कि वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत, तर्कसंगत विकल्प सिद्धांत, नव लोक प्रशासन, विकास प्रशासन, तुलनात्मक लोक प्रशासन, नव लोक प्रबंधन, उदारीकरण तथा वैश्वीकरण। इसमें जो ये सिद्धांत सब दिए गए हैं ना, ये सब ध्यान रखना है, कौन किस ने ये सब सिद्धांत दिया है। उसके बाद संगठन के सिद्धांत और नियम, उसके बाद अधिकारी तंत्र तथा सिद्धांत, मानव संबंध सिद्धांत। देखिए इसमें सिद्धांत बहुत ज़्यादा दिए जा रहे हैं, है ना। अभिनेतृत्व तथा अवकरण का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत। उसके बाद संगठनात्मक संप्रेषण सिद्धांत तथा नियम, चेस्टर बर्नार्ड के संप्रेषण के नियम, चेस्टर बर्नार्ड जो है उनके संप्रेषण के क्या नियम है ये देखेंगे। उसके बाद संगठन में संघर्ष प्रबंधन, मैरी पार्कर फॉलेट। उसके बाद उद्देश्य आधारित प्रबंधन, पीटर ड्रकर। ये सब चीज़ इसका यूनिट 9 का है। इसमें पानी, अब देखिए यूनिट 10, यूनिट 10 का है भारत में शासन विधि तथा लोक नीति। अब यहाँ पे शासन कैसे चलते वो देखें, शासन, सुशासन तथा लोकतंत्रीय शासन, जिसमें राज्य की भूमिका, नागरिक समाज और व्यक्ति,
उत्तरदायित्व, देखिए दिया गया है बहुत ज़्यादा इस चीज़ों को, लेकिन है बहुत ही शॉर्ट। उत्तरदायित्व तथा नियंत्रण, अभी अगर चेंज किया जाएगा तो इसको और छोटा करेंगे। अगर यूजीसी ने चेंज कर दिया सिलेबस तो और भी छोटा किया जाएगा। नियंत्रण और संतुलन के लिए संस्थानिक तंत्र, कार्यपालिका और विधायिका, नियंत्रण, शासनिक तथा बजटीय नियंत्रण, संसदीय समिति, कहीं पे चर्चा हमने देखा था संसद से के मध्य से नियंत्रण, विधायिका और कार्यपालिका पर नियंत्रक, कार्यपालिका और न्यायिक नियंत्रण, ठीक है। शासनिक सांस्कृतिक प्रशासनिक संस्कृति, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक में सुधार, ये भ्रष्ट होते जा रहे हैं लोग, भ्रष्टाचार तो बहुत ही ज़्यादा हो गई है। सुशासन के संस्थानिक तंत्र, ठीक, जिसमें क्या क्या, सूचना का अधिकार, आरटीए कहते हैं ना लोग, आरटीए लगाएंगे, सूचना का अधिकार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, सिटीजन चार्ट और शिकायत निवारण प्रणाली, और अम्बुड्समैन, लोकपाल, लोकायुक्त, ये सब चीज़ें छोटे छोटे टॉपिक हैं, इन्हें हमें देखना होगा। उसके बाद देखेंगे जमीनी स्तर पर क्या है, पंचायती राज संस्थाएं तथा उनकी कार्य पद्धति, योजना तथा विकास जो कि विकेंद्रीकृत योजना, विकास के लिए योजना, और सतत विकास, ई गवर्नेंस, एनआईटी आयोग, ये आयोग है, नीति आयोग, एनआईटीआई इसको कर दिया है, मतलब हिंदी में तो पूरा लिखा हुआ है, इसको नीति आयोग। उसके बाद है सामाजिक आर्थिक विकास के उपकरण के रूप में लोक नीति, जैसे आवास, स्वास्थ्य, पेयजल, खाद्य सुरक्षा, MNREGA, इसको इंग्लिश में हम लोग देख लेंगे। उसके बाद NHRM, ITI के विशेष संदर्भ में लोक नीतियाँ, मतलब लोगों के विकास में को लेकर ये सब चीज़ें लाई गई। उसके बाद लोक नीति के निगरानी और मूल्यांकन, शासन विधि, उत्तरदायी बनाने की कार्यविधि। अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, 10 यूनिट हम लोगों ने देख लिया कि है तो बड़ा तो है, लेकिन ठीक है, अब प्रोफेसर बनने जाएंगे तो इतना तो पढ़ना पड़ेगा ही, सब कुछ का जानकारी होना चाहिए। हम लोग कल से जो स्टार्ट करेंगे, यूनिट 7 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और हम लोगों ने इसे बहुत ही ज़्यादा अधिकतर लोगों के मुंह से सुना है। क्योंकि बहुत लोग पहले राजनीति को ये जानते थे, जब कुछ स्टूडेंट से बात हुई तो वो बोलते थे सर हम राजनीति को इतना जानते थे कि बस वो इनका है एम लक्ष्मीकांत का बुक है, बस उतना ही राजनीति है। तो वो तो एक छोटा पार्ट है, क्योंकि अभी आपने 10 यूनिट देखा है, 10 यूनिट में बस एक यूनिट जो है, जैसे यूनिट 7 वो एम लक्ष्मीकांत है ना, एम लक्ष्मीकांत से टॉपिक से मिलता है टोटल। लेकिन पॉलिटिकल है कितना, एक इंडियन थिंकर अलग है, वेस्टर्न थिंकर अलग है, थ्योरी अलग है, तो कहीं ना कहीं अब बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड हो गया। अब इसे देखिए, हम लोग स्टार्ट करेंगे, कल होगा तो मौलिक अधिकार पे बात करेंगे और नहीं तो संविधान के निर्माण पे बात करेंगे, ठीक। अब इसके बारे में आप पढ़ लेंगे, और नहीं तो होगा उम्मीद तो मौलिक अधिकार पर पहले चर्चा करेंगे, क्योंकि हमें अपने मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए। तो फिर हम लोग कल इसी समय में, कल आप लोगों का टाइमिंग जो होगा वो 3 से टाइमिंग ग्रुप में भेज दिया जाता है, ग्रुप में भेज देते हैं, वैसे टाइमिंग रहेगा। और 2-3 दिन बाद जितने भी लोग हैं ना, और भी लोग जुड़ेंगे और भी लोग ऑफलाइन में आएंगे, ठीक। चलिए।